नमस्कार। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये खास आपके लिए है। आज हम मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड से जुड़े हर जरूरी पहलू को इतने सरल और मजेदार तरीके से समझेंगे कि सब कुछ यहीं याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, हमारे शरीर के अंदर खून की नसों का एक ऐसा जाल बिछा है जिसकी लंबाई लगभग 60,000 मील है। मतलब पृथ्वी के 2 चक्कर लगाने से भी ज्यादा। यही है हमारे शरीर का सुपर हाईवे जो हर कोने तक जिंदगी पहुंचाता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम शरीर के डिलीवरी सिस्टम की बड़ी तस्वीर देखेंगे। फिर माइक्रोस्कोप से झांकेंगे कि हमारे खून में आखिर है क्या। इसके बाद हम शरीर की अपनी इमरजेंसी रिपेयर टीम के बारे में जानेंगे। अलग अलग ब्लड ग्रुप्स का राज समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि जब ये सिस्टम गड़बड़ा जाता है तो क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, शरीर की डिलीवरी प्रणाली। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो सिस्टम है जो हमें जिंदा रखता है। तो सवाल यह है कि हमारा खून करता क्या क्या है। इसे आप बॉडी का सबसे मेहनती डिलीवरी एजेंट समझ सकते हैं। यह फेफड़ों से ताज़ा ऑक्सीजन उठाता है और हर एक सेल तक पहुंचाता है। खाने से मिले न्यूट्रिएंट्स को सही जगह पर डिलीवर करता है और वापसी में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कचरे को उठाकर बाहर भी निकालता है। साथ ही हार्मोन्स जैसे जरूरी संदेशों को भी उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। अच्छा, तो ये जो पूरी डिलीवरी सर्विस चल रही है, इसका वॉल्यूम कितना होगा? एक एवरेज अडल्ट की बॉडी में करीब 5 लीटर खून होता है। ये उनके टोटल बॉडी वेट का लगभग 6 से 8% है। ये नंबर एग्जाम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। तो अब बारी है जरा और करीब से देखने की। खून के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि ये असल में बना किससे है। ये जो तस्वीर है ना, ये ब्लड की बनावट समझने का सबसे आसान तरीका है। जब खून को एक टेस्ट ट्यूब में डालकर बहुत तेजी से घुमाया जाता है तो वो 2 हिस्सों में बंट जाता है। ऊपर जो हल्का पीला लिक्विड दिख रहा है वो है प्लाज्मा, और नीचे जो गाढ़ा लाल हिस्सा है उसमें होते हैं ब्लड सेल्स। अब आते हैं नंबर्स पे, और हाँ, ये एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं। हमारे खून का करीब 55% हिस्सा होता है प्लाज्मा, और जो बाकी 45% हैं वो हैं सेलुलर एलिमेंट्स, मतलब रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ये परसेंटेज जरूर याद रखिएगा। और जब हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें यही पूरी टीम काम करती हुई नजर आती है। देखिए, ये हैं रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और छोटे छोटे प्लेटलेट्स। ये सब प्लाज्मा में तैर रहे हैं और इनमें से हर एक का अपना एक खास काम है। ओके, ये टेबल तो समझ लीजिए कि एग्जाम की तैयारी का सबसे जरूरी हिस्सा है। रेड ब्लड सेल्स, जिनका साइंटिफिक नाम एरिथ्रोसाइट्स हैं, वो ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स यानी ल्यूकोसाइट्स हमारे शरीर के सैनिक हैं, और प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, वो खून का थक्का जमाते हैं। ये साइंटिफिक नेम्स और इनके काम, ये तो आपको बिल्कुल रट लेने हैं। अच्छा, ये चार्ट देखकर शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, है ना? पर इसकी कहानी बहुत सिंपल है। सबसे ऊपर देखिए, वो है एक मास्टर सेल, हिमैटोपोएटिक स्टेम सेल। यही वो फैक्ट्री है जो हमारे बोन मैरो में होती है, और इसी एक सेल से रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और अलग अलग तरह के व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं। मतलब एक ही सोर्स से स्पेशलिस्ट की पूरी फौज तैयार हो रही है। अब चलते हैं अगले हिस्से पर और देखते हैं कि जब हमें चोट लगती है तो खून बहना अपने आप कैसे रुक जाता है। यह शरीर का अपना इमरजेंसी रिपेयर सिस्टम है जिसे हीमोस्टेसिस कहते हैं। इससे पहले कि हम प्रोसेस को डिटेल में समझें, एक सवाल बिल्कुल एग्जाम स्टाइल का। खून का कौन सा कंपोनेंट क्लॉटिंग के लिए सबसे जरूरी है? अगर आपके मन में प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स आया है तो आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन कहानी में और भी बहुत कुछ है। तो असली खेल होता है एक प्रोटीन का जिसका नाम है फाइब्रिनोजन। सोचिए, ये एक लिक्विड सुपर ग्लू जैसा है जो खून में घुला रहता है, पर जैसे ही चोट लगती है, थ्रोम्बिन नाम का एंजाइम इसे फाइब्रिन के चिपचिपे धागों में बदल देता है, और यही धागे मिलकर एक जाल बना लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, देखिए। सबसे पहले प्लेटलेट्स चोट वाली जगह पर जाकर चिपक जाते हैं, फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं। इसके बाद जैसा हमने देखा, फिब्रिनोजन फिब्रिन के जाल में बदल जाता है, और आखिर में ये जाल और ज़्यादा सेल्स को फंसा लेता है, जिससे एक मजबूत थक्का बनता है और खून बहना रुक जाता है। चलिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं जिससे एग्जाम्स में सवाल बनते ही बनते हैं, ब्लड टाइप्स।
ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमें बताता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किससे खून दे सकता है और किससे ले सकता है। जैसे टाइप ए वाला कोई ए और ए बी को डोनेट कर सकता है, पर ब्लड सिर्फ ए और ओ से ही ले सकता है। इस चार्ट को समझना ट्रांसफ्यूजन्स की सेफ्टी के लिए बेहद ज़रूरी है। और इसी चार्ट से दो सुपरस्टार निकल कर आते हैं। ब्लड ग्रुप ओ, इसे कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये किसी को भी खून दे सकता है। और ब्लड ग्रुप ए बी, ये है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि ये किसी भी ग्रुप का खून ले सकता है। ये दोनों पॉइंट्स एग्जाम के लिहाज से सुपर इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, ABO के अलावा एक और चीज होती है, वो है RH फैक्टर। ये बस एक तरह का प्रोटीन है जो रेड ब्लड सेल्स की सतह पर होता है। अगर ये प्रोटीन है तो ब्लड RH पॉजिटिव है, अगर नहीं है तो RH नेगेटिव। सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड टाइप और RH फैक्टर दोनों का मैच होना जरूरी है। तो हमारा ब्लड सिस्टम कितना कमाल का है ना? पर कभी-कभी इसमें भी गड़बड़ी आ जाती है। चलिए देखते हैं कुछ ऐसी ही कंडीशंस। ये कुछ कॉमन ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, जैसे अनीमिया, सिकल सेल डिजीज और थैलेसीमिया। इनमें रेड ब्लड सेल्स में दिक्कत आती है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई पर असर पड़ता है। फिर है हीमोफिलिया, जिसमें खून का थक्का ठीक से नहीं जमता। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में प्लेटलेट्स इतने कम हो जाते हैं कि छोटी सी चोट पर भी बहुत खून बह सकता है। और कई बार बहुत कॉमन सिम्टम्स जैसे थकान होना, सांस फूलना या वजन कम होना, ये किसी ब्लड डिसऑर्डर का सिग्नल हो सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा ये सिस्टम हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है। ये बात बिल्कुल सही है। मानव शरीर एक जटिल मशीन है, जिससे कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए कई प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। और खून उन सबसे ज़रूरी प्रोसेसेस में से एक है जो इस मशीन को चलाता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं, जिस पर सोचिएगा ज़रूर। हमने देखा कि खून ऑक्सीजन भी पहुंचाता है, बीमारियों से भी लड़ता है और चोट भी ठीक करता है। अगर इनमें से किसी एक को चुनना हो तो जिंदा रहने के लिए सबसे ज़रूरी काम कौन सा है? इसका जवाब ही हमें खून की असली अहमियत बताता है।